स्टूडेंट्स का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था लैंग्वेज के रिगार्डिंग, जिसमें हम ओरल लैंग्वेज को डिफाइन कर चुके हैं और कल हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था रिटन लैंग्वेज के एम्स। रिटन लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है और उसके कितने कैसे कैसे एम्स होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं, जो हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि रिटन लैंग्वेज से क्या महत्व होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज। देखिए, रिटन लैंग्वेज जब तक सक्सेस नहीं होती जब तक हम पढ़ना नहीं सीखते, क्योंकि पढ़ने के बाद ही हम जब लिखते हैं तो हमारी जो लिखाई है, हमारी जो लेखन क्षमता है, उसमें हमारा निखार आ जाता है। तो लिखने से पहले हमें क्या आना चाहिए, हमें पढ़ना भी आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लिखित अभिव्यक्ति है निखर के जब ही आती है जब हम उस चीज को ढंग से पढ़ सकें। क्योंकि हमने क्या लिखा है तो उस चीज का हम जब आकलन करते हैं, जब हम उसको रिजल्ट देखते हैं कि हमने क्या लिखा है, जब हमको पढ़ना ही नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या लिखा है। अब इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पहला इम्पोर्टेंस है इसका, अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं। कौन से? एक होता है हमारा मौखिक और दूसरा होता है लिखित। अब देखिए, लिखित अभिव्यक्ति तभी संभव है जब लेखन क्षमता तथा मौखिक अभिव्यक्ति सबल हो। देखिए, लिखित अभिव्यक्ति जो कि मैंने अभी बताया था आपको, जब भी हमारी सक्सेस हो पाएगी, जब भी हमारी लिखित अभिव्यक्ति सफल हो पाएगी, जब हम उस चीज को ढंग से पढ़ सकें और हमारी जो लेखन क्षमता है उसका ढंग से हम अभिव्यक्ति कर सकें। मतलब दोनों चीजों में हमें एकदम ढंग से पारंगत होना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी जो लिखित अभिव्यक्ति है वो निखर के आएगी। हमारा जो अभिव्यक्ति करने का जो माध्यम है, दो माध्यम होते हैं, मौखिक और लिखित, उसके दो रूप पाए जाते हैं। इन दोनों रूपों में हमें बराबर का एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लिखित अभिव्यक्ति को पेश करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब हमें उसको ढंग से पढ़ना और उसकी क्षमता का आकलन ही नहीं हो पाएगा तो हम उस अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आगे। देखिए, किसी भी भाषा में दक्षता के लिए पढ़ना और लिखना दोनों ही आवश्यक है। देखिए, चाहे वो हिंदी का सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, चाहे उर्दू का हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, जब तक हम पढ़ना और लिखना दोनों चीजें नहीं हमें आती, तब तक हमारा जो पढ़ना और लिखना है वो दोनों ही व्यर्थ है। क्योंकि लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता, पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता, तो दोनों में बैलेंस बना के ये चीज चलनी है कि जब हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे या बोलेंगे तो हमारी अभिव्यक्ति जब ही निखर के आती है जब हम उस चीज को ढंग से पढ़ पाएंगे और ढंग से लिख पाएंगे। तो जो प्रोसेस है लिखित और ओरल का, रिटन और ओरल का, तो वो दोनों ही आना जरूरी है, क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति के ये दोनों ही माध्यम है। तो हमें प्रेजेंट करने के लिए इन दोनों माध्यमों में अच्छे से पेश आना चाहिए, ढंग से इनको प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, अपने विचारों तथा भावों को मूर्त रूप देने तथा दूसरों तक पहुंचाने के लिए लेखन की आवश्यकता है। देखिए, अपने विचार, जो भी हमारे मन में विचार उठ रहे हैं या भाव उठ रहे हैं, उनको जब हम मूर्त रूप देते हैं, कोई हम अपने विचारों को जब हम बोलते हैं तो एक चित्र सा, एक इमेज सी बन जाती है। तो उनको मूर्त रूप देने के लिए और दूसरों तक जो मैसेज पहुंचाते हैं हम, जो दूसरों तक हम बोलते हैं या लिखते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, लिखित माध्यम की। चाहे वो डायग्राम बनाए तो वो भी हम लिखित माध्यम में बनाएंगे, चाहे किसी का चित्र बनाए तो वो भी बनाएंगे। लेकिन जब हम किसी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो लेखन की क्षमता के बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, विभिन्न कालों की बदलती हुई परिस्थितियों। देखिए, प्राचीन काल से लेकर अब तक क्या हमें पता चलता था कि प्राचीन काल में किस टाइप से पिरामिड थे, कैसे सिक्के थे, कैसे वहाँ के जो स्तूप थे, उनमें क्या क्या लिखा हुआ था, कैसी कैसी चीजें चलती थी। अगर हम लोग प्राचीन काल में, ये बताइए, अभी हम लोग यहाँ प्रेजेंट में रह रहे हैं, क्या हमें जो पास्ट की चीजों के बारे में अगर लिखित स्रोत नहीं होते तो क्या हमें पता चलता? नहीं पता चलता, क्योंकि ओरल हमें बताने के लिए वो लोग जीवित ही नहीं रहते, क्योंकि जो इंसान का जो कालचक्र है वो चलता रहता है। तो पिछले जो लिखित स्रोत जो हमें उनके खुदाई के द्वारा, जितनी भी हड़प्पा की खुदाई हुई है, कालीबंगा की हुई है, जितनी भी हमें खुदाई हुई, खुदाई के आधार पर ही वहाँ हमें कुछ बने हुए चित्र मिले हैं, कुछ डायग्राम मिले हैं, कुछ स्तूप मिले हैं, कुछ लिखित पे पत्थरों पे लिखे हुए मिले। तो उनके लिखे हुए के आधार पर हम लोग सर्च कर रहे हैं, हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये किस काल का है, कब का बना हुआ है, किस धातु का बना हुआ है, तो ये किस चीज से संभव है, लेखन क्षमता से। देखिए, विभिन्न कालों की बदलती हुई परिस्थितियों, विचारधाराओं, क्या क्या ट्रेडिशंस थे। आपने मोहनजोदाड़ो पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत काफी बड़ा स्नानागार है,
उसके अंतर्गत अब हमें कैसे पता चला कि वहां लोग एक कुंड में सब लोग शाही स्नान करते थे, तो ये उनकी लिखित स्रोत है, उनकी जो इमेजेस है वो बनी हुई है, लिखा हुआ है, तो उनके आधार पर ही हम पास्ट का आकलन करते हैं अभी प्रेजेंट में। तो विचारधाराओं तथा उनकी जो क्रियाकलाप थी, क्रियाकलापों से परिचित होने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है लेखन क्षमता की या लिखित भाषा की। बिना लिखित भाषा के हम लोग नहीं जान पाते कि पिछले कालों में या पिछले सालों में क्या हुआ था हमारे देश में, या हमारे जो पूरे देश है, हमारा जो कंट्री है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी विचारधाराएं उठी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे परिस्थितियां चेंज हुई, कैसे कैसे लोग हुए। तो ये बिना लिखित अभिव्यक्ति के हमें इन चीजों के ज्ञान नहीं हो पाता। अगला है पॉइंट हमारा, भाषा में संशोधन, परिवर्तन की गुंजाइश तथा एक रूपता तथा स्थायित्व लेखन के माध्यम से ही संभव है। देखिए, भाषा में जब कोई संशोधन करना होता है, अभी लेटेस्ट हमारी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, क्या ये ओरली हो जाती? नहीं हो पाती। अब जब जितना भी संशोधन होता है, हमारा कोई भी काम हुआ, शिक्षा नीति बनी, चाहे कुछ भी हो देश के रिगार्डिंग, और परिवर्तन की गुंजाइश, भाषा की एक रूपता तथा स्थायित्व, ये सारे काम किसके द्वारा पॉसिबल हो सकते हैं? वो लेखन क्षमता के आधार पर ही हम इन चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि ओरली कोई चीज हम डिफाइन कर देंगे तो वो मान्य नहीं होगी। जब तक कोई भी संविधान में लागू होने के लिए उसमें लिखित अध्यादेश जारी करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसको संविधान में लागू मानते हैं। जब इसीलिए लेखन क्षमता की जो लिखित अभिव्यक्ति है वही सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है, और रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही जो मान्य होता है वो लिखित माध्यम ही मान्य माना जाता है। अगला है, लेखन में मस्तिष्क और उंगलियों का कार्य एक साथ चलता रहता है। जब कभी हम कोई चीज लिखते हैं, आपने एग्जाम सेंटर में जाते हो, एग्जाम देते हो, कंपटीशन देते हो, जब कभी हमारे सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे दिमाग में कई तरह की चीजें चलती है जो हमने पढ़ा हुआ होता है। एक साथ दो आंसर भी टिक आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ले लो या रिटन ले लो, तो हमारा जो दिमाग है उस टाइम हमारा जो दिमाग और हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं वो दोनों एक साथ काम करती हैं, सोचते हैं उसी हिसाब से हमारी उंगलियां काम करती हैं, उसी हिसाब से हम लिखते हैं। तो जो मस्तिष्क और उंगलियों का जो कार्य है वो एक साथ चलता रहता है, और नियमित अभ्यास से हमारी जो लेखन क्षमता है वो काफी संभव हो जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि भाषा के जो दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, इन दोनों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर लिखित भाषा हमें आती है, पढ़ना नहीं आता तो बेकार है। लेकिन दोनों को हमें अभिव्यक्ति का दो ही माध्यम माने जाते हैं, लिखित और ओरल या मौखिक। इन दोनों माध्यमों को हमें अभिव्यक्ति का माध्यम माना जाता है, और इन दोनों रूपों में हमें बेस्ट स्किल दिखानी है, क्योंकि अगर दोनों रूप ही हमारे बेस्ट हैं तभी हम अपनी क्षमता को सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इसके इम्पोर्टेंट डिस्कस किए। कल हम इसके बीच में क्या संबंध है, तो दोनों भाषाओं के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज के बारे में डिफाइन करेंगे। तब तक नमस्कार।